Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 2nd March 2021. Let's start the session. Our first news is 25 लाख साइन अप फॉर कोविड जैब ऑन डे 1 ऑफ एक्सपेंडेड रोल आउट। तो अब ये मोदी साहब ने भी देखिए अब इंजेक्शन लगवा लिया है, वैक्सीन लगवा लिए। तो अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इस वैक्सीन में कुछ गड़बड़ है। अब तो इतने लोगों को लग चुका है, तो जो भी मतलब जिनको भी अब लग रही है 60 साल से ऊपर या 45 साल से ऊपर, जिनको भी कोई कॉमॉर्बिडिटीज है। कॉमॉर्बिडिटीज का मतलब मैं रोज बता रहा हूँ। कॉमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको एक डिजीज हो या एक से ज्यादा बीमारी हो। 45 साल से ऊपर जिनको एक से ज्यादा कुछ बीमारी हो, बीपी शुगर, उन सब के लिए अभी खिड़की खुल गई है। तो सब जाके हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं, सरकारी में चाहे तो सरकारी में, प्राइवेट में चाहे तो 250 रुपए में। अपने काम का जो है वो बस ये कोविन का नाम है। कोविन क्या होता है? तो कोविन जो है कोविड-19 के लिए एप्लीकेशन है, इसी पे सारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो कोविन याद रखेंगे। कोविन क्या है? इंडिया के लिए कोविड-19 के लिए जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ऑनलाइन बनाया गया है। मोदी टेक फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन एट एम्स। तो ये जो आप वैक्सीन लगवाएंगे, हर 28 दिन बाद 2 लगेंगी। पहले 28 दिन में पहली डोज, फिर 28 दिन में बाद दूसरी डोज। तो ये 2 डोज है। और अपने कुछ काम का नहीं, आगे चलते हैं। द वाइटल बट डेलिकेट टास्क फॉर रिवाइविंग द ईरान डील। तो ये रोज ईरान डील का आ रहा है, आज ये एडिटोरियल है। तो मैं कुछ जो नए बच्चे उनको बता देता हूँ क्या है ईरान डील, में शुरू से समझा देता हूँ। तो 2 कंट्री थी, एक तो ईरान और यहाँ थे मान के चलिए मेन था यूएस। तो क्या हुआ, ईरान जो क्या करता था, बहुत सारा ईरान में यूरेनियम पाया जाता है। तो ईरान क्या करता था, यूरेनियम बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करता था। तो यूरेनियम क्यों खतरा है? क्योंकि यूरेनियम से ही हमारा न्यूक्लियर जो वेपन है वही बनता है। तो यूएस ने और P5+1 टोटल कौन थे? P5+1। P5+1 में कौन कहा आते हैं? एक तो यूएस हो गया, यूके हो गया, और अपना रशिया हो गया, रशिया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और जर्मनी हो गया। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया P5+1 का, और इन्होंने ईरान को बोला कि हम आपके ऊपर सैंक्शन कम कर देंगे। इन सब ने सैंक्शन लगा रखा था ईरान के ऊपर, और ये बोला था कि हम आपके ऊपर सैंक्शन कम कर देंगे, बस आप जो यूरेनियम निकाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी को आप फिक्स कर दीजिए कि हम इतना ही निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। तो हम आपके ऊपर जितने सैंक्शन है वो सब कम कर देंगे, और आपको जैसी भी समस्या होगी, आपको कुछ न्यूक्लियर आपको प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो इन्होंने ये सब डील जो साइन हुई थी, सब 2015 की बात है। फिर बाद में क्या हुआ, एक कंपनी है, कंपनी नहीं मतलब एक एनजीओ टाइप है, IAEA। ये एक आर्म है जो बताती है कि किस देश में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं वैसे इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये बताती है किस देश में कितना न्यूक्लियर से रिलेटेड सामान है, और वो उससे ज्यादा तो नहीं निकाल रहे हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी कि ये जो ईरान वाले हैं, ये आपके नॉर्म्स को नहीं मान रहे हैं और यूरेनियम बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है ट्रंप साहब नाराज हो गए। ट्रंप साहब ने बोल दिया कि मैं इस डील से बाहर निकलता हूं। तो इस डील का नाम था ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, या फुल फॉर्म है इसकी JCPOA। डायरेक्ट एग्जाम में ईरान न्यूक्लियर डील नहीं पूछेगा, ये पूछेगा JCPOA किससे रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ट्रंप साहब इससे बाहर हो गए थे, लेकिन अब जब वहां पे बिडेन साहब आ गए, तो बिडेन साहब दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस डील को बरकरार रखा जाए। तो अब बिडेन साहब कोशिश कर रहे हैं कि JCPOA वाली जो डील है उसको दोबारा सही कर दिया जाए। तो अब दोबारा से IAEA, यही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दोबारा ईरान गई है चेक करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो पूरी न्यूज थी मैंने आपको बता दी है, रोज आती है, इसलिए मैंने आज पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब किसी बच्चे को डाउट नहीं रहेगा। हम आगे चलते हैं। अ लोन वेवियर रेन एंड स्टेट फिजिकल कैपेसिटी ड्रॉट। आप भी जब अपना ऐसे शुरुआत करें या कुछ लिखें, आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो उसमें ऐसी लाइन लिखना चाहिए। अब देखिए कितनी कैची लाइन है। लोन वेवियर की रेन हो रही है, मतलब लोन माफ हो रहा है, तो इतनी वर्षा हो रही है लोन माफ करने की, एंड स्टेट फिजिकल कैपेसिटी ड्रॉट, और स्टेट के पास पैसे देने की जो क्षमता है उसमें अकाल पड़ गया है। तो कितनी अच्छी बात लिखी है। तो आप भी अपने ऐसे को ऐसे शुरू कर सकते हैं, लोन वेवियर रेन एंड स्टेट फिजिकल कैपेसिटी ड्रॉट। लोन की तो बारिश कर रहे हैं, और स्टेट को देने के लिए स्टेट में पैसा ही नहीं है बारिश करने के लिए। तो ये अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं, तमिलनाडु, केरल और इन सब जगह पे इलेक्शन है। तो आपको पता है कहीं पे भी इलेक्शन होंगे तो एक ही मुद्दा होता है कि फार्मर्स को हम बहुत सारा फायदा देंगे, फार्मर्स का जितना लोन है हम माफ कर देंगे। तो ये जो है, ये मेरे को नहीं लगता कि फार्मर्स का लोन माफ करना एक अच्छी चीज है। मैं ये नहीं कहता कि फार्मर्स का हेल्प नहीं करना चाहिए, फार्मर्स का हेल्प करना चाहिए बाय कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि फार्मर्स को क्या चाहिए, फार्मर्स को आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप उनके लिए क्या करिए, आप उनको जो भी उनको क्या कहते हैं उगाने के लिए, सबसे पहले उनकी जो जमीन है उसका चेकअप कराइए, सबसे पहले जमीन का
सॉइल का चेकअप होता है, एक तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, आपको पता होगा हर 2 साल में सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है। तो पहले उस जमीन का चेकअप करिए, फिर उसमें कौन सी फसल हो सकती है उसके बारे में जानकारी दीजिए, फिर उसमें फर्टिलाइजर जो डलेंगे या जो सीड होगा उसके बारे में आप उनको सब्सिडी प्रोवाइड करिए, फिर उसमें जो मशीनरी यूज होगी आप उसको बताइए, फिर मशीनरी के बाद उसको बेचना कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप बीच के जो बीच के मिडिल मैन हैं उनको हटाइए, और जितने हो सके मिडिल मैन को हटा के और एपीएमसी जो मंडीज हैं उनको पास में लेके आइए फार्मर्स के। ये चाहिए फार्मर्स को। फार्मर का बार बार भीख देने से फायदा नहीं है। फार्मर चाहता भी नहीं है कि मेरे को ऐसा हो। भाई फार्मर सबको पाल रहा है, सरकार थोड़ी फार्मर्स को पालेगी। तो सरकार को ये सब करना चाहिए, ना कि ये फार्मर्स को लोन देके। अब फार्मर्स को लोन भी पता कैसे देते हैं कि हम आपका 1 लाख तक का लोन माफ करेंगे। अब कोई फार्मर है उसने 10 लाख का लोन लिया है, अब उसने 1 लाख का उसका लोन माफ हो गया, तो भी उस पर 9 लाख का तो लोन है ही ना, तो कैसे करेगा फार्मर। तो फार्मर को ये सब मदद देनी चाहिए, ना कि फार्मर को लोन वेव करना चाहिए। तो आज का आपका जो ऐसे का टॉपिक है वो यही है, सब बच्चे लिखेंगे। इज लोन वेवियर गिवन टू फार्मर एक्चुअली क्या कहते हैं इंप्रूव देयर कंडीशन। हाँ, इज लोन गिविंग टू फार्मर्स एक्चुअली इंप्रूव देयर कंडीशन, ये आज का क्वेश्चन है। तो आप सब बच्चे इस पे ऐसे लिखेंगे, जो भी चाहे मेरे को भेज सकते हैं आंसर शिवम_त्यागी_ST, क्योंकि फार्म अभी कहीं का भी इलेक्शन हो उसमें आप ये फार्म लोन वेवियर की स्कीम सुनेंगे। इसमें एक अच्छी आप जब लिखें तो उसमें ये लिखिएगा, सॉल्यूशन में कोई लिखना चाहे कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा हमारे बजट ने भी हमारा जो बजट नहीं अरे बजट के साथ एक और चीज आती है ना, एनुअल सर्वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा बोलते हैं। तो उसमें ये बोला गया था, ये कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि हम यूबीआई प्रोवाइड करेंगे। यूबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी चाहिए, हर महीने एक फिक्स अमाउंट फार्मर्स को मिलना चाहिए। इसके लिए एक स्कीम भी चला रखी है, वो हर साल में 3 किश्तों में मिलता है, जिसे हम मानधन योजना बोलते हैं, प्रधानमंत्री मानधन योजना बोलते हैं, जिसमें फार्मर्स को 6,000 रुपए सालाना मिलता है। ये भी यूबीआई का कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म है तो आप ये सब जो स्कीम है या यूपीआई है, ये सब लिखा करिए अपने आंसर में। आपको एग्जाम्पल देख के एक्सप्लेन करना चाहिए, ना कि आप कुछ भी कवाड़ा लिख दें उसमें आपको टीचर नंबर देगा। एक आध स्कीम का नाम लिखिए, आपका सजेशन भी ऐसा होना चाहिए ना जो ऑलरेडी प्रूवन हो। तो यूबीआई जो है प्रूवन है, तो जो भी बच्चा चाहे लिख के मेरे को यहाँ भेज सकता है, मैं उसको चेक करके बता दूंगा। आगे चलते हैं। द रश टू एप्रोप्रिएट आइकन्स। तो अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है मोदी जी ट्रिब्यूट दे रहे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को, उनकी 158th एनिवर्सरी। तो इनकी एनिवर्सरी ऐसा नहीं है अभी हुई है, एनिवर्सरी तो इनकी मई में होती है। अपने काम का इसमें जो है वो 3 नाम है, तीनों नाम किसी ना किसी एग्जाम में, तीनों में से एक नाम के बारे में क्वेश्चन होता है, विवेकानंद, टैगोर एंड बोस। तो विवेकानंद आप सबको पता है कौन थे। तो इनका जो मेन काम है किससे रिलेटेड है, तो रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है। रामकृष्ण मिशन, इनके गुरु का नाम क्या था वो था रामकृष्ण परमहंस। तो ये विवेकानंद इन सबसे रिलेटेड है। और इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, ये आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते हैं। आत्मा परमात्मा मतलब गॉड को मानते हैं कि आप जो है वो आप सेवा करते रहिए और भगवान आपको सब देगा। बहुत इन्होंने लाइब्रेरी खोली है, इन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं, बहुत कुछ चलता है इनका। तो ये जो थी थोड़ी जानकारी विवेकानंद के बारे में होंगे। टैगोर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैगोर साहब के बारे में बहुत फैक्ट्स वाली जानकारी है। तो टैगोर साहब को एक तो हम गुरुदेव का टाइटल मिला हुआ है ना, गुरुदेव, याद रखिएगा। एक कबीर गुरु करके भी मिला है, कवि गुरु, एक कवि गुरु का टाइटल भी इनके पास है। और एक और टाइटल है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये 2 टाइटल हैं जो इनको मिले हुए हैं। और इनको पहला ये ऐसे हैं जिन्हें नोबल प्राइज मिला है फॉर लिटरेचर। इंडियन, पहले इंडियन बोल सकते हैं या पहले नॉन यूरोपियन, पहले इंडियन भी और पहले नॉन यूरोपियन भी, जिन्हें नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। किस बुक के लिए? तो गीतांजलि इनकी बुक है, उसके लिए इन्हें पहली बार मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है। फिर ये होता है कि इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का जो टाइटल मिला है, महात्मा गांधी को जो महात्मा का टाइटल मिला है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें दिया था, याद रखेंगे। फिर इनको एक टाइटल मिला था नाइटहुड का टाइटल इन्हें मिला हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो इन्होंने वापस कर दिया था। वापस कब करा था? जब जलियांवाला मैसेकर हुआ था, तो इन्होंने नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था। फिर इन्होंने ही हमारा देश का नेशनल एंथम लिखा है, और इन्होंने ही बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है। तो इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है। तो ये कुछ जानकारी हो गई टैगोर साहब के बारे में। टैगोर साहब को गुरुदेव का टाइटल महात्मा गांधी जी ने दिया है, और टैगोर साहब ने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया है। तो दोनों एक दूसरे को टाइटल दिए। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। फिर हाँ, इनके एक भाई और हैं, ये अबिंद्रनाथ टैगोर हैं, शायद अबिंद्र भाई हैं कि नहीं ये नहीं पता मुझे, भाई होंगे अबिंद्रनाथ टैगोर। तो ये फेमस क्यों? क्योंकि इन्होंने ही भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। एक सवाल ये भी होता है, भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई है?
तो भारत माता की जो पेंटिंग है वो अविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई है। तो ये हो गया। फिर बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में क्या बताऊं, ये तो सबको ही पता है। सुभाष चंद्र बोस ये एक मतलब सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, अंग्रेजों के जमाने के सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, और इन्होंने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद इन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया, जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने आईएनसी को हेड भी करा। उस सेशन, किस सेशन को हेड करा, तो हरिपुरा का सेशन था, जिसमें बोस साहब ने प्रेसिडेंसी संभाली थी। फिर इन्होंने आईएनसी से भी मनमुटाव हो गया, फिर इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करा। बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, तो नहीं, आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं करी थी। ये केवल बने थे, राज बिहारी बोस ने ये ट्रांसफर करी थी पावर। इसको हेड कर रहे थे मोहन सिंह, मोहना सिंह बोलते हैं, मोहन सिंह बोलते हैं, मोहन सिंह ही नाम है, जो हेड कर रहे थे, जिन्होंने ट्रांसफर करी थी 1942, आई थिंक 42 और 40 के आसपास ये ट्रांसफर हुआ था सुभाष चंद्र बोस को। तो ये याद रखिएगा, आईएनए को सुभाष चंद्र बोस ने हेड नहीं करा। तो ये जो थोड़ी बहुत जानकारी थी मैंने आपको तीनों के बारे में बता दी, विवेकानंद, टैगोर और बोस। और जाके आप मॉडर्न हिस्ट्री पे पढ़ सकते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी, ताकि आपको फायदा होता रहे। हम आगे चलते हैं। चाइनीज साइबर अटैक थ्रॉटल्ड मिनिस्ट्री। तो चाइनीज अब साइबर अटैक कर रहे हैं, इसके लिए जो आपको एग्जाम में याद रखना है, तो मिनिस्ट्री तो मीटी काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, सर्ट इन किससे रिलेटेड है। तो सर्ट इन जो है साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। अगर कहीं भी साइबर अटैक होगा तो वहां आप सर्ट इन का नाम सुनेंगे, याद रखिएगा, सर्ट इन। तो सर्ट इन किससे रिलेटेड है, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये सर्ट इन इससे रिलेटेड है, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं इसमें याद रखना है। हम आगे चलते हैं। हाँ, एंशिएंट चर्च सेट टू बी रेस्ड गेट न्यू लाइफ। तो एंशिएंट चर्च, ये इसका नाम आपको याद रखना है, जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये कहाँ पर है, तो आपको बस याद रखना है केरल में, जिस पे अभी एक हाईवे बनने वाला है, तो इसलिए इसको तोड़ने की बात चल रही है, अपने काम का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस है ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसलिए न्यूज में तो पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है सेंट जॉर्ज चर्च, ये कहाँ पर है, तो ये केरल में। हम आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज सारी कवर हो गई। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी 5 चीजें स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई थी। तो मैं फिर से बता देता हूं, वो है एजुकेशन पहली, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है वेट एंड मेजर्स बोलते हैं, फिर एक प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इसमें एनिमल्स भी आते हैं और क्या कहते हैं बर्ड्स भी आती हैं, याद रखिएगा, एनिमल्स और बर्ड्स दोनों आते हैं। और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 चीजें हैं जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट लिस्ट से हटके कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई थी। तो ये मैंने आज आपको ये बता दिया। आज का सवाल ये है कि इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, वो किस लिस्ट में रखी गई हैं, मतलब वो स्टेट लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में, या कॉन्करेंट लिस्ट में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इंडस्ट्रीज किस लिस्ट में है। तो आज का सवाल यही है, सब बच्चे बताएंगे इंडस्ट्री किस लिस्ट में। बहुत इजी सवाल पूछ रहा हूं, तो इसलिए सब बच्चों को आंसर देना चाहिए। सो आज की न्यूज कंप्लीट हो गई। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। जो बच्चे मेरे को ऐसे भेजना चाहे वो मेरी इस आईडी पे मेरे को भेज सकते हैं। और हमारा हिंदी इंग्लिश का सेकंड पेपर का कोर्स लॉन्च हो गया, तो जो चाहे बच्चा वो हमारी ऐप से बाय कर सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। एंड जो नए बच्चे हैं वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय।